Hello and welcome to Sprint UPSC. We are covering class 12th NCERT of macroeconomics, and in this video we are going to start with the first 6th chapter, open economy. In the first video we will discuss these topics: how international trade originated और international trade का Indian market में क्या impact होता है, and what is balance of payment. In the subsequent videos we will discuss these topics. So let's start with the topic for the video: how international trade originated. See, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन इकोनॉमिक्स भी यूज़ करते हैं. ओके, यूजुअली एग्जैक्टली ऐसा नहीं यूज़ करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड और ओपन इकोनॉमिक्स एकदम एग्जैक्ट साइनोनिम्स नहीं है, लेकिन इस लेवल पे एट द प्रेजेंट लेवल जब हम लोग एकदम बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज लेते हैं तब हम लोग इसको इंटरनेशनल ट्रेड को ओपन इकोनॉमिक्स मान सकते हैं. सो द टर्म ओपन इकोनॉमी रेफर्स टू व्हाट वी यूजुअली कॉल इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड में मिलता है वो टाइम जब हम लोग बुलियन के लिए, बुलियन मतलब एक प्रेशियस मेटल, सोना चांदी, उसके लिए जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड देखते थे, चाहे वो सिल्क रूट से हो कि सिल्क यहाँ से यूरोप में जाता था और उसके बदले यूरोप से सोना ओरिएंटल कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया की तरफ आता था. फिर एक 15 या फिर 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा कि लोगों को इस बात का डर होने लग गया कि एक्सटर्नल ट्रेड उनके बुलियन रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देता है. मतलब एक देश ये है और दूसरा देश ये है, अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है तो जितना भी इस देश का गोल्ड है वो दूसरे देश में चला जाएगा. तो इस वजह से ऐसा माना जाने लग गया है कि इसमें पॉलिटिकल एक एंगल आ गया कि सभी देशों को इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और बचाना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कि हमारा जो गोल्ड रिसोर्स है या बुलियन रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट ना हो. उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई, कॉलोनाइजेशन और स्लेव ट्रेड, ये सारा उसका एक इम्पैक्ट था. हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक देश बेनिफिशियरी रहेगा सोना जो एक्सपोर्ट करेगा और दूसरा देश हमेशा लॉस में रहेगा. एडम स्मिथ का मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज पे भी कर सकते हैं. अब उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये है कि मान लेते हैं दिस इज कंट्री ए एंड देन यू हैव कंट्री बी, ठीक है, और ये लोग दो अलग अलग कमोडिटी बना रहे हैं. ठीक, कंट्री ए इज मेकिंग कमोडिटी 1 एंड कंट्री, दोनों ही कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 देख रहे हैं. मान लेते हैं कंट्री ए इज मेकिंग दिस कमोडिटी 1 एट $100 पर पीस और सेम कमोडिटी कंट्री बी $200 में बना रही है. देन वी हैव कंट्री 2, सॉरी कमोडिटी 2, जिसको कंट्री 1 बनाने के लिए $200 लेती है और यही चीज़ कंट्री बी $100 में बना लेती है. तो इसका मतलब क्या है? दोनों के पास एडवांटेजेस हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज है. कंट्री बी कमोडिटी 2 में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है और कंट्री ए एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है कमोडिटी 1 में. तो दोनों कंट्री क्या कर सकती हैं कि कंट्री ए अपने सारे रिसोर्सेज को लगा सकती है कि मैं केवल कमोडिटी 1 बनाऊंगा और कंट्री बी कमोडिटी 2 बनाएगी और दोनों को जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो एक्सचेंज कर लेंगे आपस में. तो ऐसे क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दोनों फ़ायदे में है क्योंकि दोनों को दोनों कमोडिटीज़ भी मिल रही है और सस्ते में मिल जा रही है. कंट्री ये सस्ते में बेच देगा कंट्री बी को, $100 से वो बना रहा है तो $150 में बेच देगा. अभी भी कंट्री बी $50 के फ़ायदे में है. सिमिलरली कंट्री बी भी 170 में मान लो उसने बेच दिया तो कंट्री ये भी फ़ायदे में है कि वो 70 में ख़रीद रही है, नहीं तो उसके लिए उसको $170 में ख़रीद रही है, उसको नहीं तो $200 में बनाना पड़ता, तो अभी भी वो $30 के फ़ायदे में है. तो दिस इज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज. तो इंटरनेशनल ट्रेड एब्सोल्यूट एडवांटेज पे हो सकता है, हर दोनों देश इसमें बेनिफिट हो सकते हैं, हर देश बेनिफिट हो सकता है, ऐसा एडम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट का मानना था. लेकिन फिर एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी देश को हो ही ना. ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वही सेम एग्जांपल C1 C2 कंट्री ए एंड बी. अब यहाँ पे जो कमोडिटी 1 है वो बनाने के लिए $100 लग रहे हैं
और कंट्री बी को बनाने के लिए वही चीज़ 150 रुपीज़ लग रहे हैं। यहाँ पे बनाने के लिए कंट्री बी को 150 रुपीज़ लग रहे हैं और वही चीज़ कंट्री बी को बनाने के लिए 200 रुपीज़ लग रहे हैं। तो इसमें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज कहीं है ही नहीं। तब ऐसे में क्या इंटरनेशनल ट्रेड तो होगा ही नहीं, इसमें तो एक देश फिर वही हो गया कि कौन किसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो यहाँ पे हार्बरलर जैसे इकोनॉमिस्ट ने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा और कंपैरेटिव एडवांटेज में हम लोग आए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, इमेजिन करते हैं आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक जॉब ऑफर है, ठीक, और यहाँ पे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। आप डेड श्योर हो कि मैं यूपीएससी 1 साल में क्लियर कर दूंगा या 2 साल में क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे उसको पूरा डेडिकेटेड एफर्ट देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जॉब को रहने देता हूँ, मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं अपना सारा ध्यान यूपीएससी पे देता हूँ। तो जॉब से मिलने वाली जो आपकी 1 साल की सैलरी है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आपने कॉस्ट पे करी है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक आइडिया हार्बरलर ने इंट्रोड्यूस करा। उनका ये मानना था कि अगर कंट्री ए कॉमोडिटी 2 बनाती है तो मान लेते हैं 2 अगर उसने यूनिट्स इसके बनाए तो उसको 300 रुपये खर्च करना पड़ा। अब इस 300 रुपये में ऐसी ये 3 कॉमोडिटीज़ बना सकता था, जिसमें से एक अपने पास रख सकता था और एक कंट्री बी को बेच सकता था, ठीक है, उसके बदले में कॉमोडिटी 2 ले सकता था। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे ज़्यादा रिसोर्सेज जा रहे हैं, इसी रिसोर्स को मैं स्पेंड करके यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकता हूँ और जो भी मेरा सरप्लस प्रोडक्शन है वो मैं बेच दूंगा कंट्री बी को। और वो 150 रुपीज़ में बना रहा है तो उसको कहूँगा भाई तू 120 में ले ले, ठीक, 120 रुपीज़ में इसने ले लिया और ये 100 रुपीज़ में ही बना रहा है, तो कंट्री ए को तो फ़ायदा है ही है, इसका 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, कंट्री बी क्या करेगी जब उसको पता है कि मैं सस्ते में वहाँ से खरीद ही रहा हूँ, तो ये 150 का जो रिसोर्स है मैं यहाँ पे स्पेंड कर देता हूँ और मैं अब एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉमोडिटी 2 बनाऊँगा और ये मैं इसको बेच दूँगा कंट्री बी को, कंट्री ए को। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव एडवांटेज पे ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा हार्बरलर ने बताया था, ठीक है। यहाँ से दिस थ्योरी के हिसाब से 2 नेशंस, 2 देश उन ट्रेड में, उस ट्रेड आर्टिकल्स में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट बेटर, एब्सोल्यूट एडवांटेज। मतलब अगर इंडिया और चाइना का देखा जाए, इंडिया और चाइना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में अच्छा है, ठीक, तो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उससे ले सकता है, बजाय कि चाइना अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंडिया से पूरी करवाएगा क्योंकि इंडिया का आईटी अच्छा है। तो इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ आ रहा है और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज यहाँ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट नहीं कर रहा और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज सॉफ्टवेयर में इंडिया को ज़्यादा है और चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है। और आज भी ये प्रिंसिपल इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है कंपैरेटिव एडवांटेज का। अब देखते हैं अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ जाता है कभी कभार। सबसे पहली बात तो ये इंजेक्शन का भी काम करता है, लीकेज का भी काम करता है। इंजेक्शन का काम कैसे करता है? इंजेक्शन का मतलब होता है एक आप बूस्ट दे रहे हो इकोनॉमी को। तो इंजेक्शन ये इस तरह हुआ कि आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करी गुड्स एंड सर्विसेज की, आपको लोकल डिमांड कम पड़ रही है तो आपके लिए पूरा एक वर्ल्ड डिमांड का एक सोर्स बन गया। आप ग्लोबल डिमांड देख सकते हैं कितनी है और मैं वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मान लेते हैं मेरी बाइक है और उस बाइक को डिमांड जितनी थी उतनी यहाँ पे फुलफ़िल हो गई है, लेकिन मेरी प्रोडक्शन अभी थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितना इंडिया में बिका वो बिका, उसके बाद मैं ग्लोबल मार्केट में जैसे यूएस में या फिर यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में या फिर यूके में, वहाँ बेच सकता हूँ इनको। तो मेरे लिए क्या हुआ कि एक मार्केट मेरे लिए बड़ा हो गया। इंजेक्शन का काम कर रहा है, लेकिन लीकेज का भी काम हो जाता है। लीकेज का मतलब जो हम कर रहे हैं वो कोई और भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल चाइना अपना सारा सामान इंडिया में डंप कर सकता है, ठीक, चाइना डंप कर सकता है। या फिर जैसे जैसे किसी देश की इनकम बढ़ती है तो इम्पोर्टेड गुड्स पे थोड़ा, लग्जरी के केस में इम्पोर्टेड गुड्स पे थोड़ा ज़्यादा रिलायंस दिखाना शुरू कर देता है। तो वहाँ से भी जो डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक सप्लाई है उसको थोड़ा नुकसान होता है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी का के ऊपर ये इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड का होता है। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या ले रहे हैं? सामान तो एक्सचेंज करेंगे नहीं, ऑब्वियसली
गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बदले में हम लोगों को सामान बार्टर एक्सचेंज नहीं होगा, कोई करेंसी तो चाहिए ही होगी, बार्टर ट्रेड नहीं पॉसिबल है इस केस में। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी तो करेंसी है नहीं कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए केवल यही करेंसी यूज़ होगी, ठीक है, सिंगल करेंसी कोई है नहीं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी को देखते हैं कि ये करेंसी ऐसी है जिसके पास एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, हम उसके बदले में ट्रेड कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए सबसे पहली बात तो उसकी वैल्यू स्टेबल रहनी चाहिए। स्टेबल रहने का मतलब एक कंपैरिजन करते हैं, मेनली हम लोग यूएस डॉलर का यूज़ करते हैं, और एक आजकल नई करेंसी आई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ठीक है। इन दोनों को अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि क्यों बिटकॉइन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते और यूएस डॉलर को क्यों यूज़ कर रहे हैं। स्टेबल वैल्यू होनी चाहिए, यूएस डॉलर की वैल्यू कुछ स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आज यूएस डॉलर इतने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहा है, अगले दिन उससे हाफ टाइम्स भी नहीं खरीद पाएगा। मतलब आज यूएस डॉलर में 100 यूएस डॉलर में 1 बैरल आ जाता है क्रूड ऑयल का, और ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह उठेंगे तो 1 यूएस डॉलर में की परचेजिंग पावर इतनी कम हो जाएगी कि उसमें केवल 0.5 बैरल आ पाएगा। इन्फ्लेशन के कारण नहीं, क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जा रहा है या फिर उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा है, बिटकॉइन आज अगर आपको $5,000 की वैल्यू देता है तो क्या पता अगली सुबह उठो तो वो $1,000 की वैल्यू दे, ठीक। तो इस वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी होनी चाहिए करेंसी में अगर उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस चाहिए। सभी लोग उसको अपने ट्रेड में एक्सेप्टेबल माने कि हम लोग हाँ इसके बदले में ट्रेड कर लेंगे, और उसको अनलिमिटेड अमाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता हो किसी एक प्रेजेंट एक्सचेंज रेट में। मतलब कि अगर मेरे पास डॉलर आ रहा है तो नो मैटर अगर मेरे पास 1 मिलियन आ रहा है, 1 बिलियन आ रहा है या फिर 1 ट्रिलियन आ रहा है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू रुपी या फिर गोल्ड या फिर किसी और एसेट में, ठीक है। तो उसकी कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी रिक्वायरमेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए ब्रेटन वुड्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो ऐसे ट्रांजैक्शन में एक स्टेबिलिटी बनी रहे उसको चेक करती है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदे नुकसान, और वो इंटरनेशनल ट्रेड किसके रिटर्न में हो रहा है। अब देखते हैं जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो एक देश का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग बोलते हैं कि ये पूरा एक लिस्ट है या फिर एक रिकॉर्ड है कि आप कितना ट्रेड कर रहे हो, कितने गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो और कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, ठीक है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के साथ इस कंट्री के रेजिडेंट, सिटीज़न नहीं, सिटीज़न यूज़ नहीं करा गया है, रेजिडेंट जो यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे नॉन सिटीज़न हो, उनका ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2 अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास 2 अकाउंट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ करंट, सेकेंड वन इज़ कैपिटल। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो करंट अकाउंट में आप बेचते हो या खरीदते हो। करंट अकाउंट में आपकी गुड्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसे मर्चेंडाइज ट्रेड भी बोल दिया जाता है कभी कभार, और फिर आपका होता है सर्विसेज, ठीक। इसमें कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और इसमें कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है। अच्छा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सबसे पहले मैं मतलब बता दूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट ये नहीं होता है कि मैं अपना सामान कोई विदेश में पहुंचा रहा हूँ उसी को मैं एक्सपोर्ट बोलूँगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से मैं फॉरेन करेंसी को अर्न कर रहा हूँ उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब कोई टूरिस्ट इंडिया में आता है और टूरिस्ट इंडिया में आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाएगा, तो मतलब डॉलर्स हमें देगा और उसके बदले में हम रुपए लेंगे। कहने का मतलब हम लोगों ने डॉलर्स की अर्निंग क्रिएट करी है, और जितनी बार वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में खरीदता रहेगा उतनी बार अपनी करेंसी को एक्सचेंज करता रहेगा, ठीक है। तो उसकी हर ट्रांजैक्शन में हम लोगों को फॉरेन करेंसी की अर्निंग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है तो यहाँ की लोकल डिमांड बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ा रहा है। ही इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट, वो भी एक्सपोर्ट्स हैं।
तो इस वजह से एक्सपोर्ट को हम लोग वो एक्टिविटी बोलते हैं जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी हम लोगों का रिजर्व बढ़ता है, ना कि विदेश में बेचेंगे तभी हम लोग एक्सपोर्ट मानेंगे। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में है। सो दिस विल बी अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम लोग फॉरेन करेंसी को अर्न करते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम लोगों को फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, दोज आर इम्पोर्ट्स। तो करंट अकाउंट में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। मान लेते हैं गुड्स को हम लोगों ने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज़्यादा किया, तो इसमें $200 का डेफिसिट है, ठीक। और सर्विसेज को हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और इंपोर्ट कम किया। इंपोर्ट हम लोगों ने 100 का किया और एक्सपोर्ट हमने 200 को किया, तो मतलब $100 का हम लोगों का प्रॉफिट है। आपका टोटल करंट अकाउंट क्या है? टोटल करंट अकाउंट में गुड्स में आपको $200 का घाटा, सर्विसेज में आपको $100 का प्रॉफिट, कुल मिला के $100 का आपको नुकसान। तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट है तो मतलब आपको ये जो $100 आपके रहते हैं वो पे करने पड़ेंगे, जिससे ख़रीदा उसको कहीं ना कहीं तो पे करने पड़ेंगे। अब इस $100 की जो रिक्वायरमेंट है इसको आप फुलफ़िल करते हो कैपिटल अकाउंट से। आप बोरोविंग्स क्रिएट करोगे, यू विल क्रिएट बोरोविंग्स टू कंपनसेट द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, ठीक है। मतलब मैं $100 लूँगा या फिर $200 लूँगा, $200 लेता हूँ मैं, तो मैंने $100 तो कंपनसेट कर दिया वहाँ पे। उसके बाद भी कैपिटल अकाउंट में मैं $100 के सरप्लस में हूँ। कुल मिला के मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? मैं एक दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। पॉजिटिव इसलिए है कि करंट अकाउंट में मुझे $100 का डेफिसिट था, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट में $200 का बोरोविंग्स क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में मैं पैसा ज़्यादा आया मेरे पास, तो ये कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है। दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कुल मिला के मुझे $100 का फ़ायदा है, देयरफॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है गुड्स सर्विसेज और ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र हम लोग बोलते हैं कोई भी ऐसी पेमेंट जिसके ऊपर हम लोगों को कोई लाइबिलिटी ना हो रिटर्न करना है, जैसे रेमिटेंसेज आए हैं या फिर ग्रांट्स आए हैं दूसरे देशों से, उनको हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं। विदेश में कोई रहता था उसने पैसा भेज दिया, या फिर यहाँ से मैं विदेश में किसी की एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहा हूँ। सो दीज आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ये आपके करंट अकाउंट में डील किए जाते हैं। सर्विसेज को हम लोग इनविजिबल बोलते हैं और इनमें फैक्टर इनकम को भी इंक्लूड करते हैं और नॉन फैक्टर इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। सर्विसेज 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं हम लोग? देखिए, कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर है विदेश का, वॉरेन बफेट मान लो, वॉरेन बफेट ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी इंडियन शेयर्स में, तो क्या करा, उसने एसेट खरीदे और उन एसेट के ऊपर उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो वॉरेन बफेट का इनकम है। अब क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू करा गया था तो वो सर्विसेज है, और क्योंकि वो एसेट खरीद के कोई भी एसेट खरीद के उसके ऊपर अर्निंग हुई है, इसलिए उसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। नॉन फैक्टर इनकम होता है कि एक्चुअल में सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे मैंने शिपिंग की सर्विसेज दी, आईटी की सर्विस दी, टूरिज्म सर्विसेज दी, इंश्योरेंस किया या फिर बैंकिंग सर्विसेज दी। एक्चुअल में मैं सर्विस दे रहा हूँ, ना कि मैंने कोई एसेट खरीद के उसके ऊपर अर्निंग करी है। इनको हम लोग बोलते हैं नॉन फैक्टर इनकम्स, ठीक। और गुड्स में जो भी ट्रेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड, और गुड्स में जो भी ट्रेड होता है उसको हम लोग फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट हम लोग रिटर्न करते हैं। वैसे तो इसको भी, सर्विस को भी हम लोग फॉरेन करेंसी के थ्रू रिटर्न करते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट, जिसका कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन ना हो एक्सचेंज में कि मुझे इतना पे करना है, कोई भी लोन के फॉर्म में ना आया हो, ट्रांसफ़र रेमिटेंसेस के रूप में पैसे गए हों। फिर आपके पास करंट अकाउंट में सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, वो उस पर निर्भर करता है कि एक्सपोर्ट कितना है और इम्पोर्ट कितना है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। करंट अकाउंट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब आप इम्पोर्ट ज़्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो। इंपोर्ट किसका कर रहे हो? गुड सर्विसेज और ट्रांसफर्स का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ऐसे में आप करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाते हो। इसकी उल्टी सिचुएशन में आप करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाते हो। यूजुअली इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजरता है, लेकिन 2020 एक यूनिक साल था और अभी तक 2021 तक हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में ही हैं, ठीक है। वो क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट थोड़ा सा बंद कर दिया था बाहर से लेना, इस वजह से करंट अकाउंट सरप्लस में हैं हम लोग। अब जो भी डिफरेंस है
करंट अकाउंट में, उसको आप कैपिटल बोरोविंग से कंपनसेट करते हो, जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखा। जो भी कैपिटल बोरोविंग्स का रिकॉर्ड है, उस जो भी कैपिटल का रिकॉर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने अभी देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल। इसमें हम लोग देखते हैं कितना कैपिटल हम लोगों ने इंपोर्ट किया, कैपिटल इंपोर्ट किया। कैपिटल इंपोर्ट करने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने डॉलर गंवाना पड़ा, मतलब हम लोगों ने फॉरेन करेंसी के रूप में किसी बाहर वाले को लोन दिया है, ठीक है, श्रीलंका को दे दिया, नेपाल को दे दिया, बांग्लादेश को लोन दे दिया, ये हम लोगों ने कैपिटल इंपोर्ट किया है, ठीक, क्योंकि हम लोगों की इससे फॉरेन करेंसी कम हुई है। और कितना हम लोगों ने कैपिटल एक्सपोर्ट किया है। कैपिटल एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम लोगों ने अपने ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करी है, लोन क्रिएट करा है, क्योंकि इससे हम लोगों को फॉरेन करेंसी की अर्निंग्स हो रही है। तो कैपिटल आप सरप्लस में कब रहते हो, जब आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया हो, मतलब डॉलर ज़्यादा कमाए हो या फिर लोन ज़्यादा लिया हो और लोन कम दिया हो। इसके बीच में जो भी आपका डिफरेंस होता है, जो नेट कैपिटल आपका स्टेटस होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट सरप्लस, अगर आपने लोन्स लिए ज़्यादा हैं और दिए कम हैं। करंट अकाउंट बोरोविंग, करंट अकाउंट में जो डेफिसिट है उसको आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करके कैपिटल अकाउंट्स में उसको आप कंपनसेट करते हो। एक तरीका तो ये हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने का, कि मैंने कैपिटल अकाउंट में पैसा ले लिया। दूसरा तरीका क्या होता है, हर देश के सेंट्रल बैंक के पास एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, ठीक है, आरबीआई के पास एक फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें डॉलर्स रखे होते हैं और भी बहुत सारी फॉरेन करेंसीज रखी होती हैं। सेंट्रल बैंक ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में इंडल्ज हो सकती है और कह सकती है कि चलो मैं अपने फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ पैसा दे देता हूँ, कि जो $100 का मुझे करंट अकाउंट में डेफिसिट था उसमें से मैं $80 तो अपने फॉरेक्स रिजर्व में से दे देता हूँ, ठीक है। या फिर मान लेते 100 का 100 दे दिया, तो इसके लिए मुझे कोई कैपिटल बोरोइंग नहीं लेनी पड़ी, मेरे पास फॉरेक्स रिजर्व जो जितना था उसी में से मैंने यूज़ कर लिया उसको। सो एक इस ऐसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो तब होता है जब जितना आपका करंट अकाउंट में डेफिसिट है या सरप्लस है, उतना ही उसके काउंटर में कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट या सरप्लस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे करंट अकाउंट में बीओपी, यहाँ पे देख लेते हैं, करंट में अगर 100 का लॉस है तो कैपिटल में 100 का प्रॉफिट है, तब हम लोग बोलते हैं ये बीओपी न्यूट्रल है, पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा हो जाए कि यहाँ पे भी 100 का लॉस है और यहाँ पे भी 100 का लॉस है, तो हम लोग बोलते हैं बीओपी नेगेटिव हो जाता है। अब बीओपी नेगेटिव होने का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ी रहती हैं आपको, क्योंकि इंपोर्ट करना ही होता है। ऐसी सिचुएशन 1991 और 92 में आई थी कि हम लोगों को कैपिटल अकाउंट में पैसा मिल नहीं रहा था, तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, और करंट अकाउंट हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चला गया था, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जंप कर गया था। उस वक्त यूएस और इराक में वॉर शुरू हो गई थी। इस वजह से हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर गए थे। हम लोगों के पास केवल 7 दिन का पैसा बचा था कि हम लोग आने वाले टाइम में पेट्रोल को इंपोर्ट करें, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर पाएँ, नेसेसरी जो भी इंपोर्ट्स हैं उसको फाइनेंस कर पाएँ। फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। हम आईएमएफ के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि आप अपनी पॉलिसी में थोड़े चेंजेस लाइए। खैर वो बात की बात है। ये था कि 1991 और 92 में बीओपी नेगेटिव हो गया था और आईएमएफ को बीओपी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हम लोगों को अप्रोच करना पड़ा। ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जब आईएमएफ करता है तो इसको बोलते हैं एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और ये तब होता है जब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन डेफिसिट में। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो ऑटोमेटिकली हो रही है, उसमें किसी को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन ख़राब हो जाती है, जैसे आज पाकिस्तान की है, तब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हो और जब वो आपको सपोर्ट करता है तब ऐसी एक्टिविटीज़ को, ट्रांजैक्शंस को हम लोग एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग केवल इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मीनवाइल यू कैन डाउनलोड आवर स्प्रिंट यूपीएससी ऐप और उस पर आप जितने चाहे क्वेश्चन उतने प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके हिसाब से या फिर किसी टॉपिक के हिसाब से, करंट अफेयर्स के हिसाब से। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना एग्जाम में अच्छा करने के आपके चांसेस बढ़ते हैं। रिमेंबर, UPSC is all about, UPSC prelims specifically is all about practice, practice and practice. So keep practicing on Sprint UPSC app. We have covered you on all the fronts. Meanwhile, we'll see in the next video कि बाकी के टॉपिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या क्या करे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।